नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी जो होती है वो कोई विलेज पंचायत वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो विलेज पंचायत वगैरह हो सकती है उसमें। तो ये जो है लोकल अथॉरिटी मीन्स विलेज पंचायत वगैरह, जहाँ पंचायत समिति वगैरह, जहाँ कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो इसका इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसकी। नोटिफिकेशन का मतलब जो भी नोटिफिकेशन होती है, प्रीमिसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रीमिसेस वो पार्ट रहेगा जो किसी ने किराए पे दिया हुआ है और सेकंड पार्टी ने जो किराए पे लिया हुआ है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि कोई प्रॉपर्टी जो किसी ने किराए पे ली है, ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी को दे सकता है रेंट पे, कौन सी प्रॉपर्टी इस एक्ट के अंतर्गत आएगी, वो प्रीमिसेस में देखेंगे हम। प्रीमिसेस मींस एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज इंटेंडेड टू बी लेट ऑन रेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस के लिए, फॉर कमर्शियल के लिए, या कोई एजुकेशनल यूज़ के लिए। लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल यूज़ जो है जो वो इसमें नहीं आता है, ठीक है, एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल यूज़। आप कमर्शियल के लिए ले सकते हो, कमर्शियल काम के लिए, ठीक है, कोई बिजनेस के लिए ले सकते हो, देन और रहने के लिए ले सकते हो, जहाँ कोई एजुकेशनल यूज़ आपने इंस्टीट्यूट, स्कूल वगैरह, प्ले वे स्कूल खोलना है उसके लिए ले सकते हो। कमर्शियल आपने कोई दुकान खोलनी है, ठीक है, उसके लिए ले सकते हो। शोरूम खोलना है उसके लिए ले सकते हो। कोई रेस्टोरेंट लगाना है उसको बनाना है उसके लिए ले सकते हो। रहने के लिए ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज इसमें नहीं आएगा। हाँ, इंडस्ट्रियल यूज में गार्डन, गैरेज, छोटी पार्किंग, इन चीज़ों के लिए आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड मीन्स गवर्नमेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी मैनेजर क्या होता है, कई बार कोई पर्सन ऐसा होता है, हो सकता है उसने एक प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी हो और उसकी पूरी फैमिली कहीं बाहर अब्रॉड में शिफ्ट हुई हो। उस केस में वो किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है लीगल तरीके से कि वो क्या करेगा, रेंट कलेक्ट करेगा। जो भी लैंडलॉर्ड के बिहाफ के ऊपर ड्यूटीज़ हैं, जो राइट्स हैं, वो सारे वो कौन करेगा, एंजॉय करेगा, प्रॉपर्टी मैनेजर। यानी कि यही रेंट लेगा, यही रेंट रिसीव करेगा, और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, जो परमिसेस है, परमिसेस में सारे राइट्स इसके पास होंगे, सारी ऑब्लिगेशंस इसकी होंगी, सारी ड्यूटी इसकी होंगी। अगर कहीं कोई फॉल्ट आ जाता, मानो छोटा सा कोई फॉल्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस केस में जो टेनेंट है वो किसको बोलेगा, वो बोलेगा किसको, प्रॉपर्टी मैनेजर को, रादर जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड होगा उसको बोलने से। क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का जो रिलेशन है, इस समय रिलेशन निभाएगा प्रॉपर्टी मैनेजर। आगे रेंटल एजेंट है। रेंटल एजेंट जो है ये मीन एनी पर्सन हु नेगोशिएट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट ऑन बोथ इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ रेंटिंग। क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी होती है तो उसमें कई बार आप ब्रोकर्स भी कह सकते हैं, उनके बीच में कोई मिडल मैन जो होगा, प्रॉपर्टी डीलर जो होगा, जो उनके बीच में एक किराया फिक्स कराएगा। हो सकता है कि मकान मालिक कह रहा हो कि मुझे किसी प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो पर मंथ 10,000 चाहिए। कितना चाहिए? 10,000। और जो एग्रीमेंट जो है टेनेंट है, किराएदार है, वो कह रहा होगा कि मैं कितना दे सकता हूँ, 6,000 पर मंथ इस प्रॉपर्टी का दे सकता हूँ। तो बीच वाला मिडल मैन हो सकता है इन दोनों, इसको डाउन करके, इसको इंक्रीज करके कहीं 8,000 पे के ऊपर इनका क्या कर दे, फिक्स कर दे रेंट। यानी कि दोनों को मना करके यूनानिमसली एक डिसीजन पे लाके क्या कर सकता है, ये उनके बीच में एग्रीमेंट करा सकता है, यानी कि नेगोशिएट करा सकता है। जो उनके बीच में रेंट हो रहा है उसके ऊपर नेगोशिएशन का काम करेगा वो रेंटल एजेंट करेगा। तो रेंटल एजेंट जो है ये प्रॉपर्टी डीलर होता है, जब ब्रोकर कह सकते हो, जहाँ इसको आप मिडल मैन भी कह सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर और मिडल मैन, ठीक है, ये जो है ये लोग क्या करेंगे, इनको क्या कहा जाएगा, रेंटल एजेंट। अब रेंटल अथॉरिटी, शुरू में जब एक्ट शुरू किया था तो मैंने कहा था रेंटल अथॉरिटी जो है
ये डिसाइड करेंगे। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट के वो डिसाइड करेंगे कि रेंटल अथॉरिटी कौन होगा। इसको हम देखेंगे अंडर सेक्शन 30 में जाके। रेंट कोर्ट, अब जो रेंट अथॉरिटी होगी तो वो जिस ऑफिस में बैठेगी, जिस कोर्ट में बैठ के रेंटल एग्रीमेंट साइन कराएगी या बनाएगी, तो उसको हम बोलेंगे रेंट कोर्ट। रेंट किराया कितना देना है, रेंट कोड बनेगा, वो बनेगा सेक्शन 33 में। रेंट पेएबल कितना हो, वो सेक्शन 8 के अंडर आएगा। अच्छा, अगर इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, किसके बीच में, रेंटल जो लैंडलॉर्ड है और जो है कौन है, वो है टीनेंट है, उस केस में कोर्ट होंगे, ठीक है। वो बनेंगे 34 में रेंट ट्रिब्यूनल, ये सेक्शन 34 में जाएंगे, ठीक है। अब टीनेंट ऑटोमेटिक सी बात है, टीनेंट वो होगा जो कोई प्रॉपर्टी किराए पे लेगा, वो क्या होगा, टीनेंट होगा। अब नेक्स्ट इज सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 3 जो है वो डील करेगा किसके साथ, वो वाले एरियाज जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। एक्ट सेक्शन 3 जो है वो डील करेगा किसके साथ, उन एरियाज के साथ यहाँ पे जो सेक्शन जो है, यानी कि एक्ट जो है टीनेंट एक्ट जो है, टीनेंसी एक्ट 2025 का जिन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी किसमें, सेक्शन 3 ऑफ एक्ट में। एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्टन प्रीमिसेस, कुछ प्रीमिसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। प्रीमिसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, ठीक है, जहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, लोकल अथॉरिटी के पास हैं, जहाँ कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जहाँ कोई स्टेशनरी बॉडी है, जहाँ कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है, इनके ऊपर जो एक्ट जो है टीनेंसी एक्ट नहीं लगेगा। जहाँ कोई प्रीमिसेस कंपनी ने, यूनिवर्सिटी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने किसको दिया, एम्प्लॉइज़ को दिया हुआ रहने के लिए, उनकी सर्विस का पार्ट होते हुए, यानी कि जब उनको सर्विस दी तो उसमें कंट्रैक्ट था कि उनको रहने के लिए जगह भी दी जाएगी, तो उसमें कोई कंपनी, यूनिवर्सिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी को, अगर किसी अपने एम्प्लॉय को सर्विस पार्ट होते हुए, सर्विस पार्ट का कंट्रैक्ट होते हुए अगर कोई प्रीमिसेस देता तो उसके ऊपर टीनेंसी एक्ट नहीं लगेगा। प्रीमिसेस ओन्ड बाई रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस दायरे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, इसमें भी ये एक्ट नहीं लगेगा। प्रीमिसेस ओन्ड बाई अकाफ जो है, अकाफ रजिस्टर्ड अंडर वाकफ एक्ट 1955, इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी नहीं लगेगा ये, ठीक। कोई बिल्डिंग ऐसी जो एग्जेम्प्टेड हो पब्लिक इंटरेस्ट नोटिफिकेशन के तहत, उसके ऊपर भी ये एक्ट नहीं लगेगा। यानी कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट का पार्ट जो है, उनके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज बाकी जगहों पे ये एक्ट लगेगा। अब क्या है, चैप्टर 2 जो है ये डील करता है, इसकी सेक्शन 4 जो है ये डील करती है टीनेंसी एग्रीमेंट के साथ, टीनेंसी एग्रीमेंट। अब टीनेंसी एग्रीमेंट क्या है कि टीनेंसी एक्ट जो एग्रीमेंट जो है, इसमें क्या है कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी पर्सन जो है क्या करेगा, कोई भी पर्सन जो है जब ये एक्ट लग गया, इस एक्ट के आने के बाद कोई भी व्यक्ति रिटर्न एग्रीमेंट के बिना क्या करेगा, रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ना दे सकता है, ना ही कोई वो प्रॉपर्टी ले सकता है बिना किसके, रिटर्न एग्रीमेंट के। तो रेंट अथॉरिटी जो है उसको वो एप्लीकेशन देगा, लैंडलॉर्ड और टीनेंट मिलके रेंट अथॉरिटी को क्या देंगे, एप्लीकेशन देंगे। रेंट अथॉरिटी जो है अपनी अपॉइंटमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर डिजिटल सिस्टम वेबसाइट के ऊपर क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट पब्लिक करेंगे, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर भी हो सकता है, ठीक है। जब रेंट अथॉरिटी को टेनेंसी एग्रीमेंट मिल जाए तो वो दोनों पार्टीज़ को एक यूनिक आईडी नंबर देंगे, ठीक है, एक यूनिक आईडी नंबर होगा, वो दिया जाएगा किनको, दोनों को, यानी कि लैंडलॉर्ड और लैंड टेनेंट जो है उन दोनों को। एग्रीमेंट की जो डिटेल होगी 7 डेज़ के अंदर, 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अपलोड हो जाएगी, किसके ऊपर, उनकी पर्टिकुलर जो वेबसाइट होगी रेंट अथॉरिटी की, जहाँ एज पर एक्ट जो वेबसाइट फ्यूचर में डेवलप होगी। तो ये डिजिटली काम होगा सारा। तो टेनेंसी एग्रीमेंट जो है, टेनेंसी एग्रीमेंट किसके बीच में होगा,